नमस्कार, आप देखो इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया। हरियाणा विशेष के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम में हो रही अवैध रजिस्ट्रीज की, जिसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। और खुलासे के बाद से ही सरकार और विपक्ष में तनातनी का माहौल है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से करीब 1200 रजिस्ट्री की गई। ये सभी रजिस्ट्री बिना किसी एनओसी के हुई है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि ये सभी रजिस्ट्री अवैध रूप से करीब 7 तहसील के अंदर की गई। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक दरअसल गुरुग्राम में रजिस्ट्री कराने के लिए डीटीपी ऑफिस से एनओसी लेनी होती है, लेकिन ये सभी रजिस्ट्री बिना किसी एनओसी के कराई गई, जो कि बिल्कुल अवैध है। सर, जो रजिस्ट्रियों का अवैध कॉलोनिया का और जो कंट्रोल एरिया की में अवैध प्लॉटिंग का जो केस आया है, इसमें एक्चुअली कार्रवाइयां तो लगभग थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन लॉकडाउन का बहाना बना के यहाँ जो तहसील्स हैं उनके अधिकारियों ने खुलेआम रजिस्ट्रियां की है, जिसमें पर रजिस्ट्री 1.5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई है। 1, 1.5, 2 जैसा भी इनको पड़ा है। और इस तरह की 1200 रजिस्ट्रियां की गई है, जो पिछले अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरे 2019 में पूरे साल में रजिस्ट्रियां नहीं हुई, वो 1-1.5 महीने में रजिस्ट्रियां कर दी गई, इतनी अवैध। वहीं अब सरकार की तरफ से भी ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से अवैध रूप से रजिस्ट्री का धड़ल्ले से गोरख धंधा चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए 17 अगस्त तक रजिस्ट्री पर बैन रहेगा। वहीं इस मामले में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना है कि रजिस्ट्री रोकने के मामले को घोटाला कहना सही नहीं है। इस मामले पर सरकार ने स्वयं संज्ञान लिया है। प्रयोग में क्या होता है कि बड़े से बड़ा शब्द प्रयोग का, मुझे लगता है कि इस न्यूज में भी उस तरह से ये सरकार का सेल्फ इनिशिएटिव है, किसी और का नहीं है। किसी सुरजेवाला जी का कोई ट्वीट नहीं था उससे पहले, ना कोई घटना थी ना कोई बात थी। सरकार ने खुद संज्ञान लिया कि कुछ मामलों में एनओसी देने के मामलों में, बाकी मामलों में अभी भी सरकार का पहले ही प्रयास था कि रजिस्ट्रियाँ पारदर्शी तरीके से हों। कुछ कमियां नजर आई हैं, तो उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए इसको ठीक कर रहे हैं। ये हमारा अपना प्रयास है, लगातार अच्छाई की तरफ बढ़ना, ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ना, ये हमारा काम है, उसमें लगे हुए। वहीं रजिस्ट्री बैन को लेकर सीएम मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम ने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए कुछ दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है। का काम है वो निर्बाध तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, ऐसा एक कार्यक्रम तय किया गया है। और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी विभागों के जितने सॉफ्टवेयर में उसको मिलाने के लिए एक 10 दिन के समय की आवश्यकता थी। इसलिए हमने अभी 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन सब बंद की है और 14 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन खुले रूप से दोबारा से होगी, जिसमें एनओसीज जो अर्बन लोकल बॉडीज से या अलग अलग विभागों से लेनी पड़ती थी, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। मामला सामने आते ही सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी सरकार पर हमला बोला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हरियाणा के अंदर आई, जो रजिस्ट्रियां हैं, अवैध कॉलोनियां हैं और दूसरे हैं, घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। जितनी अवैध कॉलोनियां पिछले 10 साल में कटी हैं हरियाणा के अंदर, ख़ास तौर से 6 साल के अंदर, वो करीबन पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। और ये तो पता नहीं कितने हजार करोड़ का घोटाला निकलेगा, ये तो अभी पता चला है। अब मामला सामने आने के बाद सियासत होना तो लाजमी है। फिलहाल गुरुग्राम मामले में जिला उपायुक्त ने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। इधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में भारतीय कृषि में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के विषय पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी भी बनाई है, ताकि कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है, ताकि किसान परंपरागत फसलों के अलावा अन्य ज्यादा आमदनी वाली फसलें भी उगा सके।
वहीं प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि प्रदेश में अब कोऑपरेटिव स्टोर्स खुलेंगे और हाफिड के प्रोडक्ट्स के साथ ही साथ वीटा के प्रोडक्ट्स भी यहां पर मिलेंगे। 15 अगस्त से इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि भाई आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, तो उसी की तरफ ये एक कदम है। और 15 अगस्त पे शायद करेंगे, 15 अगस्त पे इसका वो घोषणा भी करेंगे इसकी। और इसके अंदर गांव में और शहर में दोनों जगह आउटलेट खुलेंगे। और मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो भी ये आउटलेट ले उसकी कम से कम 10,000 पहले महीने से ही उसको इनकम हो, ताकि उसका गुजारा चल सके। हमारा जो भी जैसे हैफेड के हैं भाई, आपकी चीनी है, चावल हैं, आपका तेल है, आटा है, और इसी तरह वीटा का हमारा दूध है, दही है, लस्सी है, बटर है, पनीर है, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि भाई जैसे हमारी जो शुगर मिल्स हैं वो घाटे में चल रही हैं, तो इनको कैसे उभारा जाए, घाटे से कैसे उभारा जाए, तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो हमने अभी शुरू किया है, जैसे अभी शाहबाद का किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बात की और अधिकारियों से बात की। तो उन लोगों ने यही बताया कि भाई एक तो ये है कि समय पर आपकी ये शुगर मिल समय पर शुरू होनी चाहिए। एक कुछ डिस्टेंस बताया कि थोड़ा डिस्टेंस पे गन्ना बोया जाए, और एक वैरायटी थोड़ी अच्छी ली जाए। तो इन चीज़ों से हम बढ़ा सकते हैं, रिकवरी वगैरह बढ़ा सकते हैं। क्या बाय प्रोडक्ट भी शुरू करने का कोई विचार है? और उसके बाद चीनी हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है और खपत कम है, और इस की वजह से जो हमारा घाटा हो रहा है, तो इसको हम पूरा करने के लिए हम अभी कैथल और पलवल के अंदर गुड़ और शक्कर की प्रोडक्शन भी इसी सीजन से शुरू कर रहे हैं। इधर पूर्व शिक्षा मंत्री झज्जर से कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के आए 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों पर सवाल उठा दिए। गीता भुक्कल ने कहा कि अब की बार नतीजों में गड़बड़ी हुई है। इसके साथ ही विधायक गीता भुक्कल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी जीत का दावा किया। इस समय अभी जो नतीजे आए हैं, सरकार ने जो घोषित किए हैं, कम से कम मैं तो पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते बिल्कुल भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सरकार ने बिल्कुल भी एक फैसला नहीं ले पाया। पहले इन्होंने कहा कि हम एग्जाम्स नहीं लेंगे, फिर कहा कि हम एग्जाम्स लेंगे, फिर कहा कि आप एवरेज बेसिस पे उनको पास करने का काम करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ बच्चों की री आई हुई है, तो उनकी क्या गलती है? या तो वो एग्जाम देते। और दूसरी बात, हमारा सोनीपत जिला, झज्जर जिला और रोहतक और भिवानी हमेशा जब से एग्जाम्स, ये नहीं कि हमारी सरकार के समय, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आता रहा है। अब की बार जो नतीजे देखे होंगे, सोनीपत भी सबसे नीचे है, झज्जर भी नीचे है और रोहतक भी नतीजे है। कहीं ना कहीं जो है ये जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं सरकार में, इसने कहीं ना कहीं सरकार ने गड़बड़ की है। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव जो है हमारे साथी रहे, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे। श्री कृष्ण हुड्डा जी के देहांत के बाद ये सीट जो है खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। पारंपरिक तौर पर ये कांग्रेस पार्टी की सीट रही है, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और यहाँ पर बहुत से विकास के कार्य भी हुए हैं। और ये परिवार जैसा हमारा ये क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए सभी दल अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जैसा हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जब डेट आएंगी तब आएंगी। उससे पहले हम लोग बड़ौदा उपचुनाव में जितने भी हमारे गाँव हैं, जितने पूरे क्षेत्र के सभी हमारे साथी हैं, केवल आज हम लोग उसकी एक शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी इसकी शुरुआत हुई है। गांव में जाएंगे, यहाँ की जो भी भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से पूरा प्रदेश त्रस्त है, और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र भी कोई हल्का है, ये केवल इनको जब उपचुनाव की बात आई है तब याद आया है। गुरुग्राम में इंटेलीग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे हवा से ही नहीं बल्कि सरफेस से भी कोरोना को खत्म किया जा सकेगा। ये डिवाइस प्लाज्मा एयर के नाम से है। हवा में आयन की मात्रा इस डिवाइस से बढ़ जाती है, जिससे PM 2.5 और PM 10 की मात्रा को ये कम कर देता है। एयर क्वालिटी बेहतर होती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। इस डिवाइस को रेलवे में लगाया गया है, कई बड़े हॉस्पिटल्स में भी इसे लगाया गया।
काफी बेहतर रिजल्ट इससे आए हैं। ये डिवाइस हवा से 99% कोरोना को खत्म करता है। सरफेस की बात कर ली जाए तो उससे 80% कोरोना के वायरस को कम कर देता है। ये डिवाइस को आसानी से हासिल भी किया जा सकता है। कोरोना महामारी के बीच पूरे विश्व को इंतजार है कि कोई ऐसी वैक्सीन आए जिससे कोरोना को मात दी जा सके, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि एक ऐसी डिवाइस आई है जिस डिवाइस से पूरी तरह से कोरोना को मात दी जा सकती है। जिस जगह इस डिवाइस को लगा दिया जाए वहां कोरोना रुक ही नहीं सकता। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गौरव सांडिल्य जी। गौरव जी, किस तरह की डिवाइस है और किस तरह से काम करती है? जी, ये एक बाइपोलर आयनाइजेशन सिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसके थ्रू जो ऑक्सीजन के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकलते हैं वो एयर में प्रेजेंट वायरसेस और बैक्टीरिया, साथ के साथ सरफेस में प्रेजेंट वायरस और बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, जिसका एक पूरा केमिकल रिएक्शन, पूरा एक प्रोसेस होता है। साथ के साथ ये इक्विपमेंट हेल्प करते हैं एयर पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करने में। अभी हमने इन इक्विपमेंट्स को सक्सेसफुली काफ़ी जगहों पे इंस्टॉल किया है, जिसमें कि एम्स भोपाल के जैसे आइसोलेशन वार्ड्स हैं। अभी रेलवे कोच फैक्ट्री से जो पोस्ट कोविड कोच आ रहे हैं इंडियन रेलवेज के थ्रू, वहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट करी है हमने टेक्नोलॉजी, जिसके लिए हमारे ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी ट्वीट किया था कि फ्यूचर रेलवे कोचेज़ के अंदर ये टेक्नोलॉजी एयर और सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए प्रेजेंट रहेगी। और अब बात सोनीपत जिले की ग्राम पंचायतों की, जहां पर लोग अपनी पंचायत के कामों से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। कैसा है सोनीपत की ग्राम पंचायत का हाल, ग्राउंड जीरो से कवर की गई हमारे इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें गांव पंचायतों के काम की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। मानो गंदगी का अंबार विकास पर हुए खर्च की मियाद बता रहा हो। जर्जर सरकारी इमारतें मानो पंचायत के मजबूत इरादों को बयां कर रही हों। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम सच्चाई जानने के लिए 2 हलकों के गांव में पहुंची तो लगभग सभी गांव के हालात एक जैसे थे। क्या क्या काम होने चाहिए थे? सफाई नहीं, नाली सफाई नहीं, को देखियो गंदगी हो रही, कोई गंदगी हो रही है, सड़क टूटी पड़ी सारी, रास्ता लेकर बाहर नहीं। हालांकि कुछ तस्वीरें थोड़ा सुकून पहुंचाने वाली भी थीं। कई गांव की गलियां पक्की हो चुकी हैं और पंचायत के काम से लोग भी थोड़े खुश हैं। हमारे गांव में कोई सरपंच नहीं है। अच्छा जी। कोई विकास कार्य नगर निगम में था तो कुछ काम हुए, फिर 3 साल से वो भी हट गया। अच्छा जी। किसी किस्म की ना पानी की व्यवस्था है, किसी किस्म की कोई निकासी नहीं है, दिक्कत हो रही है ज़्यादा। फिलहाल कुछ नहीं, काम है ठीक ही हो रहा है लगभग सा, वैसे इस तरह को काम नहीं था। कुछ लॉकडाउन के हमारा कुछ ज़्यादा डाउन पड़ेगा बाबू। क्या क्या काम होने थे और क्या नहीं हुए? एक तो गाँव में वेंकट हॉल बनना था, वो आधा पेंडिंग ही पड़ा बिल्कुल ही। कुछ गलियाँ पक्की होनी थी, वे पेंडिंग है। सबसे मेन मुद्दा तो हमारे गांव में खेतों की जो गोंडियाँ, जिसको हम गोंडियाँ बोलते हैं, वो एक भी पक्की नहीं हुई। बराबर वाले गांव में हर गांव में गोंडियाँ पक्की हैं। राई विधानसभा क्षेत्र के गांव कुमासपुर, मकीनपुर व दीपालपुर, इन तीनों ही गांव में लोगों की एक जैसी ही परेशानी है। गांव वालों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ना ओवरफ्लो के, अच्छा जी, मतलब है ना सफाई नहीं होती, बरसात में ओवरफ्लो हो के गंदा पानी रोड पर जमा हो जाता है। रोड भी झील में है, रोड झील में है, नाला ऊंचा। अच्छा, निगम में भी जा लिया, बस ये प्रशासन को भी गुहार लगा ली, पीछे ना एमएलए आया तो उसको भी दिखा लिया, हर एक वादा करके चला जाता, काम नहीं करता। सोनीपत जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। राई विधानसभा क्षेत्र में 72 तो खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में 54 गांव आते हैं। इसमें ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, लेकिन चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है। लेकिन फिर भी लोगों ने पंचायतों के काम की समीक्षा कर अपना मन बनाना भी शुरू कर दिया है। सोनीपत से सनी मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। अब बात उस पिता के काले कबूलनामे की जो कि आपको भी हैरान कर देगा। जींद के सफीदों में एक कातिल पिता ने अपने 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ये खबर आपको चौंका सकती है। ये खबर आपका दिल
दहला सकती है। सफीदों में पापी पिता का महापाप, अपने ही खून को बहा डाला। 5 बच्चों के कातिल पिता का काला कबूलनामा। जी हां, जींद के सफीदों से एक ऐसी खबर का पर्दाफाश हुआ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल डींडवाना में पिछले दिनों जिन 2 बच्चियों का शव मिला था, उसकी हत्या का आरोप उनके पिता पर ही लगा है। पंचायत के सामने पिता ने वारदात को कबूल भी लिया। आरोपी पिता जुम्मादीन ने कबूल किया है कि उसने पहले दोनों बच्चियों को नशे की गोलियां दी और उसके बाद उन्हें नहर में फेंक दिया। इसके अलावा उसने ये भी माना है कि इन 2 बच्चियों से पहले उसने अपने 3 बच्चों को भी इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया था। बच्ची तो सोते हुए कोई लेके आई उठाकर, हम तो बेहोश कर रखे थे, नींद की गोली दे रखी थी। अच्छा। सारू को बच्चियों को भी आराम हो दी। अच्छा। और फिर इन सरपंच के वहाँ पंचायत में उन बच्चों की भी यहाँ भर ली। हाँ। कि मैं नहीं मारे। अच्छा। कभी जिवे खत्म ही कर दिए थे, उरे ही खत्म कर दिया था। हाँ। उन्हें लेकर जाए थे, उनमें कुछ नहीं पाया था। हाँ। बस फिर गोदी में मरे हुए कोई लेकर आए थे। तो जो छोरे थे उन्हें तो नाज वाली दवाई दे रखी, अपने बयान तक आया उन्हें। और जो शुरू में बच्ची मरी थी उन्होंने कहा नाट दबा रखी और ये उठाकर नदी में गिर रखी। कि हमें कोई से बच्चे का पता नहीं है, जो पता हो इसे पहले ही करवा देंगे हम तो उरा पर। आरोपी पिता का कहना है कि वो बच्चों के पालन पोषण में सक्षम नहीं था, इस वजह से उसने कदम उठाया और अब कातिल पिता ने अपना काला सच कबूल कर लिया है। भाई मैंने इन बच्चों को, अपनी घरवाली को, अपनी माँ को नींद की गोली दे रखी। सुबह भी दी, फिर शाम ने दी नींद की गोली। नींद के नशे मोटरसाइकिल में दोनों बच्चे ने ले गया और नहर में गिर का। और नींद की गोली के 2 पत्ते पूरे वो हमने उसके पास से बरामद भी किए, तो पुलिस वाले को दे दिए। उसने स्वीकार है चीज भी, मैं नींद की गोली पाई भी उसके पास। इस तरीके से ले गया। मामले के खुलासे के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। हर कोई हैरान है, सोच रहा है कि भला कोई पिता इतना भी क्रूर कैसे हो सकता है। अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से अपने प्यारे बच्चों को ही मौत की नींद कैसे सुला सकता है। तो वहाँ बातचीत हुई है, कोई उधर की लगाने लग गया, कोई उधर की लगाने लग गया। 3 आदमी थे वहाँ, गाड़ी मिली मेरे को, ये मिला। तो डिप्टी साहब बोले भाई आप जाओ, हम इसके पूछताछ कर लेंगे आधा घंटा। तो हम आए गए गाँव में। 1 घंटे बाद फोन आया सर साहब के पास, भाई इसको ले जाओ आप, ये तो घबराया होगा। फिर वहाँ आने के बाद यहाँ बुला लिया गाँव में, फिर भाईचारा बुला लिया इसका। उसके बाद इसको कबूल किया। वारदात के कबूलनामे के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन वारदात के खुलासे से हर कोई सन्न है। बेचारी पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा कि उसका पति ही उसकी कोख का कातिल है। लेकिन ये सच है, कड़वा सच, जिसकी कीमत अब लाचार पत्नी को पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। सफीदों से सत्यदेव शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। बेरोजगारी इंसान से क्या ना करा दी। जी हाँ, फरीदाबाद में एक डिलीवरी बॉय गांजा तस्कर बन गया, लेकिन बुरा काम का नतीजा तो बुरा ही होता है, और वही हुआ। अभी रिपोर्ट देखिए। कोरोना आया, लॉकडाउन लाया और फिर शुरू हुआ बेरोजगारी का दौर, और किल्लत ऐसी कि जोमैटो कंपनी का डिलीवरी बॉय गांजा तस्कर बन गया। जी हाँ, ऐसा हुआ है फरीदाबाद में, जहां दिल्ली का एक युवक जो डिलीवरी बॉय था, उसने पैसे की मजबूरी में गांजा सप्लाई करना शुरू कर दिया। जतिन को क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने 2 किलोग्राम गांजा के साथ नीलम रोड से गिरफ्तार किया। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि उसने गांजा 3 नंबर मस्जिद के पास से 14,000 रुपए में खरीदा था और फुटकर में बेचता था। आरोपी के पिता भी छोटा मोटा काम कर घर का गुजारा चलाते हैं और माँ एक घरेलू महिला है। 5 भाई बहन हैं।
पैसे की सख्त जरूरत है और लॉकडाउन में नौकरी चली गई तो अब गांजा बेचना शुरू किया, लेकिन गलत काम तो गलत ही होता है, तो अब जतन सलाखों के पीछे है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में आज के लिए मेरे साथ इतना ही।